बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हमने जो बात करनी है, मतलब जो हमने पढ़ना है, वो हमारे पास है मजमून तारीख और जमात है हमारे पास हश्तम, यानी 8th क्लास की हिस्ट्री को हमने इसमें जो है पढ़ना है इस लेक्चर में। बात करते हैं, हमारे पास बाब अव्वल का जो है वो है बरतानिया इक़्तिदार का इस्तेहकाम, यानी कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी बरतानी हुकूमत ने जो है किस तरह इक़्तिदार पर जो है कब्जा किया और उसके बाद किस तरह उन्होंने जो है मजबूती बख्शी अपने हुकूमत को। तो उसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले सर इसकी मकासद को देख लेते हैं। हमारे पास नंबर 1 पे है ईस्ट इंडिया कंपनी से ताज बरतानिया को इक़्तिदार की मुंतकिली, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, वो क्यों बनाई गई, किस मकसद के लिए बनाई गई, ये हमने पढ़ना है। ताज बरतानिया यानी हुकूमत बरतानिया जो है उसको इक़्तिदार का मतलब होता है हुकूमत, वो किस तरह उनको जो है वो मुंतकिल की गई, यानी उनको जो है वो ट्रांसफर की गई। इसी तरह नंबर 2 पे हम बात करेंगे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के नज़्म व नस्क का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, यानी एक मुल्क को चलाने के लिए जो काम होता है सरकारी उमूर, उसको कहा जाता है। यानी हिंदुस्तान में अंग्रेज जब आए, उन्होंने जब कब्जा किया तो उसके बाद किस तरह उन्होंने हुकूमत बनाने की कोशिश की। इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे अंग्रेजों की तालीमी हिकमत अमली, यानी अंग्रेजों ने किस तरह अपनी तालीम के जो मकासद हैं वो रुन्मा करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई, वो हमने पढ़नी है। यानी इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद उन्होंने तालीमी मकासद जो उनके थे उसको किस तरह जो है अमली जामा पहनाया। इसी तरह जो है नंबर 4 पे हम बात करेंगे अंग्रेजों का इक़्तिदार पर कब्जा, यानी मुकम्मल तौर पर पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने कब्जा किया, यानी एक ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो आए और फिर उन्होंने जो है पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। तो ये सारा का सारा हम जो है इस बाब में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बाब अव्वल पे। सफ़ा नंबर हमारे पास है 2। उन्वान है हमारे पास पस मंजर यानी बैकग्राउंड हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम जाएंगे बात करेंगे, यानी उस टाइम में जो है यूरोपीय अक़वाम में सबसे पहले जो थी वो 9 आबादियाती निज़ाम जो है वो शुरू किया गया था। 9 आबादियाती निज़ाम क्या था? 9 आबादियाती निज़ाम का मतलब होता है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? यानी इसमें से एक ताकतवर मुल्क जो होता है वो एक कमजोर मुल्क की तरफ जाता है कोई भी मकसद को लेके और फिर उस पर जो है वो कब्जा जमाने की कोशिश करता है। जिस तरह इसकी मिसाल यही है कि ताज बरतानिया जो थी, यानी बरतानिया उस टाइम में यूके यानी इंग्लिस्तान को कहा जाता था, उसने क्या किया, उन्होंने जो है 9 आबादियाती निज़ाम वहां पर राइज था, यानी बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज आम थी। उन्होंने जो है ये पॉलिसी अपनाई और इस पॉलिसी को यानी एक कंपनी बनाई जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं और उसके तहत उन्होंने कहा कि हम लोग जो है यानी सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में जाएंगे और वहां पे जो है तिजारत करेंगे। तो इस घर से उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम हॉनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। इसी तरह ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी भी इसको कहा जाता है, यानी तिजारती कंपनी भी इसको कहा जाता है। ये बनाई गई थी कब? 31 दिसंबर 1600 को। और ये किसने बनाई थी? जॉर्ज वर्ड्स जो थे वो एक ताजिर थे और शिप ओनर थे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, शिप ओनर का मतलब होता है जो समुद्री जहाज होते हैं उनको जो है उनका जो मालिक होता है वो उसको कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में जो तिजारत होती थी वो समंदर के रास्ते पे ज्यादा जो है वो होती थी। इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर जो था वो लंदन में था, कायम किया गया था। और इसके साथ वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेकर आई थी, उसमें था कॉटन, सिल्क और साथ में जो है सॉल्ट, स्पाइसेस यानी मसाले, नमक और साथ में जो है रेशमी, ये सारी चीजें जो है और खास तौर पे जो है चाय वगैरह ये इसकी प्रोडक्ट थी। इन्होंने कहा कि यानी यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली जो है बरतानिया वालों ने कहा कि हम लोग जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं और इसके जरिए हम लोग जो है वो जाएंगे कहाँ पे, यानी बरसगीर पाक व हिंद में। वहां जाएंगे किस लिए? तिजारत के घर से जो है हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया। जब इन्हें मलके एलिज़ाबेथ अव्वल जो थी उसकी तरफ से जो है एक हुक्मनामा मिला कि आप लोग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चले जाएं। तो सबसे पहले इन्होंने समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया। इन समुद्री रास्तों को दरियाफ्त करने में जो है फ्रांस थी, हॉलैंड की थी और साथ में बरतानिया के जो ममालिक थे, इन्होंने रास्ता दरियाफ्त किया कि यानी ये समंदर के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान जाएंगे और वहां पे जो है वो तिजारत करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, ये कंपनी जो है वो शुरू में जो है वो सिर्फ इसने जो है वो सिर्फ अपने जो है तिजारत पे यानी फोकस किया था, यानी बहुत ज्यादा तवज्जो उसने तिजारत पे तवज्जो दी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जंग पलासी हुई और जंग बक्सर हुई तो उसके बाद इन्होंने, क्योंकि उस जंगों में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है
नवाबों को शिकस्त दी थी। तो उस शिकस्त के बाद इन्होंने क्या किया कि वहां पे जो है टैक्स का निज़ाम भी नाफिज किया, यानी एक छोटी सी कंपनी आई थी, अब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे जो है वो हुकूमत करने का ख्वाब देख लिया था। इस ख्वाब को अमली तकमील पहुंचाने के लिए इन्होंने जगह जगह जो है वो अपनी तिजारती जो चौकियां हैं, ये तिजारती मराकज जो है वो कायम किए, वहां से ये जो है तिजारत करते थे। शुरू में इन्होंने जो तिजारत के मराकज कायम किए वो शहर जो है मद्रास और मुंबई में कायम किए थे। मद्रास जिसको जो है शहर है दोनों, मुंबई इसको आजकल मुंबई कहते हैं, और मद्रास जिसको आजकल चेन्नई कहा जाता है, इन्होंने कायम किए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है वक्त गुजारने के साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पे जो है कब्जा जमाना शुरू कर दिया। किसने? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और आखिरकार ये पूरे हिंदुस्तान पर इतने काबिज हो गए कि पूरे इन्होंने जो है हर चीज पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जब मुसलमान और हिंदू तंग आ गए तो इनके दरमियान जो है एक फैसला कुन जंग हुई। किससे तंग आ गए थे? अंग्रेजों से। तो उसको 1857 की जंग आजादी का नाम दिया। इस जंग आजादी में हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों को यहाँ पे बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तिजारत की गर्ज से, इन्होंने अपने मकासद को अमली तकमील पहुंचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान पे जो है वो कब्जा करके बैठ गई। तो ये तो इसका छोटा सा पस मंजर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आप लोग किताब को भी सामने रखें ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से इस टॉपिक की समझ आ सके। हमारे पास बाब अव्वल में सफ़ा नंबर 3 पे जो है वो क्या है? उन्वान है कानून हुकूमत हिंद, यानी 1858 का कानून हुकूमत हिंद। ये जब इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर उसके बाद इन्होंने जो है कानून बनाया हिंदुस्तान में चलाने के लिए। इस एक्ट को या कानून को जो है वो सरकारी कानून भी कहा जाता है। ये किसने बनाया था? ये उस टाइम में जो है वो कानून साज इदारे, बरतानिया का जो पार्लियामेंट उसको कहा जाता है। इसकी मिसाल जो है हमारे पास यहाँ पे जैसे नेशनल असम्बली और सेनेट है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, इसी तरह यहाँ पे उस टाइम में जो है सरकारी कानून जो था वो किसको कहा जाता था? वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को बरतानिया के पार्लियामेंट को जो है वो कहा जाता था। इसमें से सबसे अहम नुकता जो है वो ये था कि इन्होंने जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का जो एक ओहदा था वो मुकर्रर किया, यानी बरतानिया की काबीना उसको कहा जाता है जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हों, यानी बहुत सारे मिनिस्टर जो है वो बैठते होते हैं, यानी सरकारी उमूर को चलाने के लिए वजीर बैठे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के नाम से जो है एक ओहदा कायम किया। और ये जो था ये पूरे उसमें हिंदुस्तान ये अंग्रेजों का जो है वो हेड, बरतानिया काबीना की जो थी उसमें ये हेड था। यहाँ इसने जो है बहुत ज्यादा क्या किया? ये हिदायत जारी करता था किसको? गवर्नर जनरल को, यानी बरतानिया से ये हिदायत जारी करता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल उस टाइम में वायसराय को भी कहा जाता था, यानी वो वायसराय का मतलब होता है एक रूलर जो एक चलाता था मुल्क को। तो यानी सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का एक जो है वजीर मुकर्रर किया। ये वजीर जो था हिंदुस्तानी उमूर को देखता था, हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है सरकारी तौर पर वो उसकी निगरानी करता था। और फिर ये हुक्मनामे जो है वो जारी करता था, हिदायत जारी करता था किसको? गवर्नर जनरल को, जिसको वायसराय कहते हैं। फिर ये वायसराय जो था वो क्या करता था? साथ में जो है वो पूरे मुल्क को ये आगे से चलाता था। तो इसी तरह जो है इन्होंने जो है ये काम किया था कानूनी हुकूमत हिंद के तहत। फिर इन्होंने क्या किया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वाली कंपनी जो हमने पहले अभी जिक्र किया कि जो कि आई थी तिजारत के गर्ज से, अब उसको इन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको कहा, जो तकरीबन बहुत टाइम तक हुकूमत करती रही, इन्होंने अपनी फौज भी बनाई थी। तो इन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज है वो बरतानी हुकूमत ने उनसे वापस ले ली थी, यानी उन्होंने वापस ले लिया था और पूरे हिंदुस्तान का जो है बरतानी हुकूमत ने जो है वो कब्जा करने का काम शुरू कर दिया था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने सब कुछ लेके किसको मुंतकिल किया? बराह रास्त ताज बरतानिया का जो है वो इक़्तिदार को मुंतकिल किया। इक़्तिदार कहते हैं हुकूमत को, यानी इनका मेन मकसद ये था, यानी वो वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो तकरीबन 200 साल से जो है वो जारी थी, अब इन्होंने वो लेके इनसे किसको दे दिया था? बरतानिया ने बराह रास्त इन पे हुकूमत करना शुरू कर दिया था हिंदुस्तानियों पे। तो कानूनी हुकूमत हिंद में हमने ये पढ़ा बच्चों कि सरकारी कानून उसको कहा जाता है कौन सा? जो हुकूमत की तरफ से बनाया जाता है। फिर इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का ओहदा बनाया। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो था वो गवर्नर जनरल यानी वायसराय को जो है वो हिदायत जारी करता था। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो तिजारत के गर्ज से आई थी, इन्होंने जो है उससे इक़्तिदार अब लेके किसको? बराह रास्त जो है ताज बरतानिया को, यानी बरतानिया की जो हुकूमत थी उसको मुंतकिल कर दिया था। तो ये तो कानूनी हुकूमत हिंद के अहम नुकात थे।
उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम दोबारा थोड़ा सा जो है इसका खुलासा देख लेते हैं, थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। हमने इस लेक्चर में जो है सबसे पहले मकासद पढ़े, किसके, यानी बाप अवल के, किसके क्या क्या मकासद थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज होती है, एक्सम क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम आए किस तरफ, बैकग्राउंड की तरफ, यानी पस मंजर की तरफ आए कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ा, यानी पस मंजर में हमने नौ आबादियाती निज़ाम कॉलोनाइजेशन को पढ़ा कि वो क्या चीज होती है। उसके बाद हम लोगों ने जो है कानूनी हुकूमत हिंद उसको पढ़ा, यानी 1858 में जो कानून बनाया गया था बरतानिया की तरफ से और उसमें कौन कौन से ओहदे मुकर्रर किए गए थे वो हमने ये पढ़ा। तो उम्मीद है आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। साथ साथ में किताब का मुतालिया जारी रखें और आराम से जो है इसको पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको हर चीज़ की जो है वो समझ आ सके। अल्लाह ताला हम सब का मुहाफिज हो। बहुत बहुत शुक्रिया।